दोस्तों आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यूनिट 5 का जो पहला टॉपिक हमने चूज़ किया है वो ये है कि मेजॉरिटी पावर्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के किस सेंस में बात की जा रही है। ठीक है, तो मैंने आज जगह छोड़ रखी है इसलिए कि इसमें हमको समझाना पड़ेगा, इसे थोड़ा सही लिखा है। चलिए देखते हैं क्या है। ये मान लीजिए एक स्पेस है, ठीक है, एक स्पेस है जहाँ पे मान लीजिए ये कोई प्लेस है, क्या है, प्लेस है। ठीक है, अब इसी प्लेस पे यहाँ कहीं पे, ठीक है, यहाँ कहीं पे क्या है, एक कंपनी स्टैब्लिश है। ठीक है, ये कंपनी है। ठीक है, अब देखो सबसे पहली चीज़ इसमें समझो कि इस कंपनी में कौन कौन होंगे, शेयर होल्डर होंगे। ठीक है, और कौन होगा, डायरेक्टर होंगे। ठीक है, और कौन होगा, मेंबर्स होंगे। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने शेयर होल्डर लिख दिया तो फिर मेंबर लिखने की क्या ज़रूरत थी। हाँ ज़रूरत थी, क्योंकि भाई जितने शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है, वो मेंबर तो होते हैं कंपनी के। जैसे कि हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। क्या पढ़ा था, सभी कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। ठीक है, बट सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। ठीक है, नहीं होते, सभी एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। अब देखो जो इसमें बात थी कि भाई देखो कोई एग्रीमेंट पहले होगा, फिर उसके बाद उसमें इंफोर्सबिलिटी आएगी, तब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सेम चीज़ है कि भाई जो कंपनी का शेयर होल्डर होगा, ठीक है, वो मेंबर तो हो सकता है, लेकिन कोई मेंबर शेयर होल्डर हो ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, कंपनी का कोई मेंबर ऐसा हो सकता है जिसके पास कुछ भी शेयर नहीं हो सकता। ठीक है, तब भी वो कंपनी का मेंबर माना जाएगा, लेकिन जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के मेंबर ही होते हैं। ठीक है, कंपनी के ओनर माने जाते हैं शेयर होल्डर, क्योंकि इनके पास क्या होता है, कंपनी के शेयर्स होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने शेयर होल्डर को यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, अभी देखो हम चीज़ें क्या देखने वाले हैं, मेजॉरिटी पावर और माइनॉरिटी राइट्स। सबसे पहली चीज़ देखो, इस कंपनी का कोई जो मैनेजमेंट होगा इसका, यानी डायरेक्टर ही मैनेजमेंट कर रहा है इसका, तो यहाँ पे कौन हो सकता है, एमडी होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, चेयरपर्सन होगा कोई, जिसको सीईओ भी कह सकते हैं, या इसके ऊपर चेयरमैन लिख देते हैं। ठीक है, कोई चेयरमैन होगा। ये 3 पोस्ट हमने जो लिख दी है। ठीक है, फिर उसके एमडी के नीचे फिर मैनेजर वगैरह सब आएंगे अपना, तो उनको अपना देखने की कोई खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ देखो, इसमें क्या होगा कि जो कंपनी के ओनर्स होंगे, जो मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, जो सीईओ होंगे, बेसिकली अगर किसी को अपनी बात मनवानी है, ठीक है, कोई बंदा अगर उस चेयर पे बैठा दिया गया है, ठीक है, एक चेयर है, ठीक है, इस चेयर पे बैठा दिया गया है उसको, और कहा गया है कि भाई आप इस पर बैठो। एक पर्सन है ये मिस्टर एक्स, ठीक है, इनको मिस्टर एक्स को इस कंपनी का सीईओ बना दिया गया, ठीक है, या चेयरमैन है ये, ठीक है, कंपनी के। तो कंपनी के चेयरमैन की बात लोग क्यों सुनेंगे, क्योंकि लोगों से ज़्यादा, यानी बाकी सब लोगों से ज़्यादा इनके पास क्या होगा, शेयर्स होंगे कंपनी के। ठीक है, कंपनी के शेयर्स इनके पास ज़्यादा होंगे। अब जिसके पास ज़्यादा पावर होती है, जिसके पास ज़्यादा वैल्यू होती है, समझ रहे हो, चाहे पैसे में ले लो चाहे शेयर्स में, ठीक है, अगर वो उस किसी के पास ज़्यादा है तो लोग उसका रिस्पेक्ट उतना ही ज़्यादा करेंगे, प्लस उसकी बातों को अहमियत उतना ही ज़्यादा दिया जाएगा। उसने अगर कोई बात कहनी है और वो कह रहा है तो सभी को वो बात माननी पड़ेगी। ठीक है, सब उसकी बात को मानेंगे। ठीक है, अभी देखो इसमें कहना क्या है, इसमें जो हमारे अरिस्टोटल साहब थे, यानी कि अरस्तु साहब जो थे, ठीक है, उन्होंने एक बात कही थी। क्या कहा था, इन अ डेमोक्रेसी, ठीक है, द पुअर विल हैव मोर पावर देन द रिच। ठीक है, इसमें कहा गया कि इन्होंने कहा कि जो गरीब लोग होते हैं, ठीक है, अगर कोई लोकतंत्र है,
ठीक है, डेमोक्रेसी है, ठीक है, लोकतंत्र है, उसमें क्या होगा, गरीबों के पास ज़्यादा पावर होगा किससे, अमीरों से। क्यों, आगे उन्होंने ये भी बताया क्यों, बिकॉज क्योंकि देयर आर मोर ऑफ देम एंड द विल ऑफ द मेजॉरिटी इज सुप्रीम, इसलिए उसके उनकी वो ज़्यादा पावरफुल होंगे, उनके पास ज़्यादा ताकत होगी, क्योंकि भाई उनकी मेजॉरिटी है, वो ज़्यादा हैं। कहने का मतलब क्या है कि गरीब ज़्यादा होंगे, ठीक है, गरीब ज़्यादा हैं और अमीर कम हैं, तो इन जिनकी परसेंटेज में काउंट किया जाए तो ये कम है और ये परसेंटेज में ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब सुप्रीमेसी किसकी होगी, पावर किसके पास ज़्यादा होगा, ठीक है, तो पावर ज़्यादा गरीब के पास होगा। ये सिर्फ डेमोक्रेसी की बात है, लोकतंत्र की बात है, ठीक है। अभी सुनो, अरस्तु साहब ने तो ये कहा, अब ये क्यों कहा उन्होंने, उनको ये कहने की आई एम सॉरी, अरस्तु साहब को ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यही सेम चीज़ हमारे कंपनी में नहीं होता। क्यों, क्योंकि भाई देखो, कंपनी नहीं, किसी भी संस्था में जो जिनकी मेजॉरिटी होती है, ठीक है, जिनकी मेजॉरिटी होती है, वैल्यू उन्हीं की होती है, बात उन्हीं की मानी जाती है, ठीक है। तो इसी पे एक केस था, फॉस हार्बोटल, ये 1843 का केस था, ठीक है, फॉस वर्सेस हार्बोटल। इस केस को इतना फेमस किया गया, इतना फेमस, इसका इतना नाम हुआ, इसकी इतनी इंपॉर्टेंस लोगों के माइंड में सेट हो गई। क्यों, क्योंकि भाई इस टॉपिक पे, ठीक है, मेजॉरिटी पावर्स और जो माइनॉरिटी हैं उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए, ठीक है, सुरक्षा में ये केस आया था। इसको कहा गया द प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस मतलब भाई एक ऐसा सिद्धांत है जो आपको इंटरफेयर करने की परमिशन नहीं देता है। कहता भाई you are not authorized to interfere in the internal management of the company। क्यों भाई, internal management of the company को क्यों आप इंटरफेयर नहीं कर सकते, because they are written down the provisions in the articles of association of the company। उन्होंने अपने कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनाए हैं उसमें इंटरनल मैनेजमेंट को कैसे चलाना है उन्होंने लिख रखा है। और लिखेगा कौन भाई, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होंगे, सारे डायरेक्टर्स, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सभी डायरेक्टर आ गए, तो उन्होंने ही उसको मेंशन किया होगा, या जिन्होंने कंपनी को फॉर्म किया था यानी कि प्रमोटर साहब, उन्होंने लिखा होगा। तो लिखने का पर्पज़ क्या था कि कंपनी को स्टेबलाइज रखना, ठीक है। अभी और सुनो, यहाँ पे किसी को पावर ज़्यादा और किसी को पावर कम क्यों दे दी गई है, इक्वल पावर क्यों नहीं दी गई। किसी कंपनी में किसी भी कर्मचारी को इक्वल वेतन तो दिया जाता है, ठीक है, इक्वल फैसिलिटी तो दी जाती है, ठीक है। रेमुनरेशन उनके काम पे डिपेंड करता है भाई, वेतन उनके काम पे डिपेंड करता है कि भाई 8 घंटे आप भी करोगे, ठीक है। देखो एक मजदूर है कंपनी में, किसी कंपनी में एक मजदूर है, वो भी काम कर रहा है 8 घंटे, ठीक है, 8 आवर्स, और उसी कंपनी में मैनेजर है, ठीक है, वो भी 8 घंटे ही काम कर रहा है, ठीक है। बट दोनों की सैलरी में डिफरेंस क्यों है, इसको मिल रहा है 10,000, ठीक है, इसको मिल रहा है 10,000 PM पर मंथ, ठीक है, और इसको मिल रहा है 25,000 पर मंथ, 25K, ठीक है। अब दोनों को सैलरी क्यों डिफरेंट है, दोनों को क्यों वेतन अलग अलग मिल रहा है, रीज़न कि उनके जो नेचर ऑफ वर्क है, ठीक है, वो डिफरेंट है, और प्लस उनकी एलिजिबिलिटी दूसरी है, उनकी एलिजिबिलिटी दूसरी है, ठीक है। और ये चीज़ें जो है ये उनके काम के अनुसार उनको वेतन दिया जाता है कि जिस हिसाब का आप काम करोगे उस हिसाब का आपको वेतन मिलेगा। पहली चीज़ ये है। और दूसरी बात ये कहा गया कि भाई देखो, अगर सबको इक्वल आपने वोटिंग राइट दे रखा है, ठीक है, हर कंपनी में मान लो एक कंपनी में 100 लोग हैं और सब को बोल दिया गया भाई चलो जो सभी के पास बराबर राइट है, सभी लोग अपने अपने मत दे सकते हो, लेकिन और जो चाहे जो आकर के अपने बिल पास करवा ले, ऐसा होगा अगर तो कंपनी का जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में, ठीक है, इस केस में क्या हुआ था, देखिए हम इस केस को थोड़ा सा इसको आपके सामने रखेंगे कि क्या कहा गया था इस केस में। इस केस में कहा गया कि भाई 2 बंदे थे, ठीक है, 2 बंदे कौन कौन से थे, एक थे फॉस साहब और दूसरे थे टर्टन, ठीक है। अब टर्टन और फॉस साहब जो थे ये 2 लोग किसी कंपनी में क्या थे, वर्कर थे, ठीक है, शेयर होल्डर थे, सॉरी वर्कर नहीं शेयर होल्डर ही थे, ठीक है। कौन था यहाँ पे, यहाँ फॉस साहब थे एंड टर्टन,
ठीक है, टर्टन, ये 2 लोग थे। अब ये 2 लोग क्या हुआ कि ये दोनों लोग कंपनी के जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर थे, यानी कि डायरेक्टर्स, कंपनी के मैनेजमेंट के खिलाफ इन्होंने कंप्लेन किया कि मतलब एक नोटिस फाइल किया, केस फाइल किया। क्या फाइल किया? इन्होंने कहा कि भाई देखो, हम दोनों अपने और कंपनी के बाकी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे हम ये चाहते हैं कि कंपनी पर इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, और ये चीज़ें क्योंकि अंदर के जो मैनेजमेंट हैं वो गड़बड़ी कर रहे हैं, ठीक है, वो गड़बड़ी कर रहे हैं, और ये आज से नहीं, ये लगातार होता चला आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जब पहुंची कोर्ट में, तो कोर्ट में जो जस्टिस थे, ये जस्टिस मेलिस थे, ठीक है, इन्होंने इसी बात को कहा कि भाई देखो, मैकडॉगल वर्सेस गार्डिनर, इस केस में इनपुट किया, मतलब इस केस को और इस केस को दोनों का रेफरेंस दिया, क्योंकि भाई ये केस तो पहले आया था, ठीक है, और ये बाद में आया था, लेकिन दोनों के केस में जो डिसीजन था लगभग सेम था। क्या डिसीजन था? उन्होंने कहा कि भाई देखो, कंपनी के अंदर अगर कोई मसला है, कोई दिक्कत चल रही है कंपनी के अंदर, ठीक है, तो कंपनी के जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं, ठीक है, ये मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं, ठीक है, इनकी वैल्यू ज़्यादा है, आई एम सॉरी, इनकी वैल्यू ज़्यादा है, और ये अपने कंपनी के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसी के अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं, जो प्रोविज़न आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग ये कर रहे हैं। अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो बातें लिखी गई हैं वो अगर आपको लगती हैं गलत है, यानी किसको, माइनॉरिटी शेयर होल्डर को, तो फिर उस पर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि वो कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट है। और इसका सीधा सीधा जो एक लाइन में अगर बताऊँ क्या डिसीजन है, एक लाइन में यही डिसीजन है कि कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट में, ठीक है, चाहे जो कुछ चल रहा हो, ठीक है, उसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। यही बात हमारे इंडिया में एक केस था, ठीक है, राजमुंद्री इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी वर्सेस नागेश्वर राव, ठीक है, ये 1956 का केस था। मैं इसको लिख दे रहा हूँ, इंडिया का केस है, और इस केस में सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, देखो, केस का नाम है राजमुंद्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, ये इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, ठीक है, कंपनी वर्सेस नागेश्वर राव, इस केस कब आया था? 1956 में, ठीक है, 1956 में आया था ये केस। इस केस में क्या कहा था, ये इंडिया का था, इसको कहाँ पे देखा गया था? सुप्रीम कोर्ट में, इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में देखा गया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का केस है। और कहाँ पे देखा गया था भाई? इसमें कहा गया था कि देखो, सबसे सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई कोई भी कोर्ट, ठीक है, कोई भी कोर्ट इन जनरली शेयर होल्डर्स और कंपनी के इंटरनल कोई अगर उनके बीच में कोई दिक्कत है तो कोई भी कोर्ट उसको इंटरवीन नहीं करेगा, यानी कि उसमें दखल अंदाजी नहीं करेगा, छेड़छाड़ नहीं करेगा, उनको छोड़ दिया जाएगा उन्हीं के बिहाफ पे। कहा गया कि जो मैनेजमेंट और कंपनी के जो डायरेक्टर हैं, जो मैनेजमेंट हैं, वो इतने लंबे समय से जो पावर उनके अंडर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में दी गई हैं उसी के हिसाब से काम करते चले आ रहे हैं। भले वो गलत काम था, भले ही वो इर्रेगुलर था और भले ही वो गलत काम था, लेकिन उसको कोई भी शेयर होल्डर उस पर माइनॉरिटी शेयर होल्डर उनको खिलाफ केस नहीं कर सकता है। और सीधा सीधा कहा गया, क्यों? क्योंकि भाई देखो, ये जो डायरेक्टर हैं, ठीक है, देखो जो डायरेक्टर हैं कंपनी के, वो किसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं? डायरेक्टर कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। और देखो अब यहाँ पे एक पॉइंट लाना जो कंपनी के हमने स्टार्टिंग में कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, उसकी कंपनी की विशेषताओं में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि भाई कंपनी जो होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है।
अब देखो सेपरेट लीगल एंटिटी है कंपनी तो खुद भी केस कर सकती है और लोग भी कंपनी के ऊपर केस कर सकते हैं, लेकिन किसी भी डायरेक्टर या मैनेजमेंट के ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई वो यहाँ पे कह दिया गया कि सेपरेट एंटिटी है और वो उसी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं जो कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा है। अब अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में गलत बात लिखी गई है, ठीक है, तो उसको रेटिफाई किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इनको सू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और अगर ये देखो इंट्रा वायरस और अल्ट्रा वायरस दो वर्ड आते हैं, हमने पढ़ा था। ठीक है, अल्ट्रा वायरस और इंट्रा वायरस दो वर्ड हमने पढ़ा था। उन दोनों वर्ड का मतलब तो हमें पता ही है कि क्या होता है। इंट्रा वायरस मतलब होता है कि कंपनी के अंदर, देखो इंट्रा वायरस, ठीक है, और अल्ट्रा वायरस। अगर इंट्रा वायरस है मामला, ठीक है, अगर कोई गड़बड़ी इंटरनल मैनेजमेंट से हुई है, वो भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट हुआ है, तो उसको रेटिफाई किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? रेटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, रेटिफाई किया जा सकता है, यानी कि उसको में सुधार किया जा सकता है अगर अप्रूवल मिल जाए। ठीक है, किससे? शेयर होल्डर से किया जा सकता है अगर अप्रूवल मिल जाए शेयर होल्डर से तो। लेकिन अगर बियॉन्ड द पावर है, ठीक है, जो अल्ट्रा वायरस हुआ है, यानी कि मेमोरेंडम के अगेंस्ट चले गए हो आप, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट चले गए हो, तो दैट इज नॉट रेटिफाइबल। ठीक है, उसको रेटिफाई नहीं किया जा सकता किसी भी कंडीशंस में, किसी भी केस में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।